यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट से। ठीक है, तो मेनली देखो, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और भी स्टेट्स होते हैं बट उनको डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है अपने सिलेबस में, बस ये तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड और लिक्विड इन सब और गैस, इन तीनों का जो मेजर डिफरेंसेस होता है, इन तीनों स्टेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, वो सब तो ऑलरेडी पढ़े ही होंगे तुम लोग जूनियर क्लासेस में, गुड है ना? आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंसेस वो तो आते ही होंगे तुम लोगों को। फिजिकल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लिक्विड में थोड़ा सा वीक और गैस में बहुत ही वीक होता है। तो ये सब ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। इस चैप्टर में मेनली यहाँ देखो, इसलिए गैसियस स्टेट लिखे हैं क्योंकि गैस के बारे में ही हम लोग डिटेल में करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, गैसियस स्टेट को हम लोग डील करेंगे डिटेल में पूरा। तो उसमें बहुत सारे आइडियल गैस, दो टाइप के गैसेस आएंगे, एक आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोनों का इक्वेशन क्या क्या होता है। फिर आइडियल गैस का इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तुम लोग सुने होगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर वो कैसे इक्वेशन आया है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो उसमें कौन कौन से गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, वो सारा चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर रियल गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियल गैसेस में मतलब आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। फिर रियल गैस में क्या, कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, वो वंडर वाल इक्वेशन बोला जाता है उसको, वंडर वाल्स गैस इक्वेशन। ठीक है, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन होता है, आइडियल गैस से कैसे उसको रियल गैस में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा चीज देखना है। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो गैसेस जो होते हैं, गैसेस के बारे में डिटेल में करना है। तो दो टाइप के गैसेस होते हैं, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस और रियल गैस ये दोनों कुछ, मतलब ये दोनों के एग्जांपल्स अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब सेम गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव कराया जा सकता है और रियल की तरह भी बिहेव कराया जा सकता है। ठीक है, बट हम लोग अगर कंडीशंस में फर्क होता है, कंडीशंस अगर चेंज कर दोगे तो वही गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा उस पर्टिकुलर कंडीशन पे। लेकिन कंडीशन अगर बदल दें हम लोग, कंडीशंस मतलब क्या हुआ कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे चीज के बारे में हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। तो ये सारा चीज अगर चेंज कर देंगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर पे वो गैस अगर आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वही अगर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज कर दें तो वही सेम गैस जो है वो रियल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सारा चीज हम लोगों को देखना है। तो एक्चुअली कोई भी गैस जो होता है ना, आइडियल गैस अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस, एक्चुअली कोई भी गैस प्रैक्टिकली आइडियल नहीं हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, ये जस्ट थियोरेटिकल चीज है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो कभी भी 100% आइडियल बिहेवियर नहीं शो कर सकता है। तो आइडियल गैस अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें दो चीज एज्यूम किया जाता है, एजम्पशंस। तो आइडियल गैस के लिए क्या दो एजम्पशंस लिया जाता है वो हम लोग देखते हैं। पहला एजम्पशन ये है कि द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gaseous molecules is zero या negligible। समझ में आ रहा है? मतलब जो है गैस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही वीक अट्रैक्शन, वीकली अट्रैक्टेड होता है, बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है उनके बीच में आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो ऑलरेडी पहले से कम है, लेकिन अगर उसको, ये ऐसा नहीं है कि जीरो है बिल्कुल भी, ठीक है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा ही। बट अगर उसको आइडियल गैस की तरह बिहेव करा रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन बिल्कुल क्या लेना है हमको, जीरो। मतलब हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनके बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो पहला एजम्पशन तो ये होता है। और दूसरा एजम्पशन कि वॉल्यूम ऑफ gas molecules is negligible in
comparison to the total volume of the container. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें भरा हुआ है, तो एक्चुअली में जो अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या, वॉल्यूम ऑफ द गैस तो फिक्स्ड होता नहीं है, वो जिस कंटेनर में रखोगे वही कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है वो, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे वॉल्यूम अगर तुमसे पूछा जाए कि गैस का वॉल्यूम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हो गया गैस का, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वॉल्यूम लिया जाता है ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो वी लेते हैं हम लोग वॉल्यूम, वो एक्चुअली फ्री वॉल्यूम होता है, मतलब कि कितना फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है कि गैस वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। तो फ्री वॉल्यूम कितना है, अगर मान लो इस कंटेनर में कुछ रखा हुआ है, मान लो कोई सामान रखा हुआ रहता, सॉलिड कोई सामान रहता, तो एक्चुअली वो सॉलिड के अंदर घुस के थोड़ी ना निकल पाता गैस मॉलिक्यूल्स। तो फ्री वॉल्यूम क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना अवेलेबल वॉल्यूम बचा हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स के फ्रीली मूव करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर कोई सामान रखा हुआ है तो होता है, तो जो कंटेनर का ओवरऑल वॉल्यूम होता है उसमें हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, तो वो फ्री वॉल्यूम आता। लेकिन यहाँ पे कंटेनर तो पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एक एजम्पशन ये लिया जाता है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हम लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस ले लेते हैं, बट यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो वो तो फ्री वॉल्यूम नहीं है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर रहा होगा इस पे। तो हम लोग करते क्या है कि एक्चुअली जब रियल गैस कंसिडर करोगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ये अज्यूम किया जाता है कि वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या है, कंटेनर के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए वो नेग्लिजिबल एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस लिया जाता है अगर किसी गैस को हम लोग आइडियल एज्यूम कर रहे हैं, तो ये दो एजम्पशंस कंसिडर करना है, अगर ये दो एजम्पशन कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। यस सर। चलो, तो अब इसमें एक होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, पीवी इसके लिए इक्वल मैं टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पी हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी हो गया टेम्परेचर, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है टर्म पी, तो पी का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर हो गया, तो प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। तो प्रेशर का जो पहला यूनिट होता है ये है पास्कल, प्रेशर को पास्कल में डिनोट किया जाता है, या फिर देखे होगे न्यूटन पास्कल हो गया, या फिर इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है ना। या फिर प्रेशर का यूनिट तुम लोग सुने होगे एटीएम भी होता है प्रेशर का यूनिट, या फिर बार भी होता है, और एमएमएचजी भी होता है। समझ में आ रहा है, तो ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। या फिर टॉर भी सुने होंगे, तो ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो ये हम लोग देखेंगे, ये सारे कोई भी प्रेशर का यूनिट दिया रह सकता है। अब इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे में हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ये क्या होता है, 1 पास्कल के बराबर है, ठीक है। 1 पास्कल या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। अब इनको अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है या फिर बार में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन होता है 1 बार इज इक्वल टू 1 × 10⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁵ इसी तरह अगर 1 एटीएम को कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम होता है 1.013, ये सब कन्वर्जन है, ये सब ध्यान रखना, × 10⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो
1 बार के बीच में भी रिलेशन आ गया। 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.013 बार हो गया। या फिर 1 एटीएम इज इक्वल टू टॉर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम 760 टॉर के बराबर होता है, ठीक है। या फिर एमएमएचजी में कन्वर्ट करना है तुमको, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 760 mm ऑफ एच जी। या फिर इसी को लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर एच जी, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट्स हैं, इन सारे यूनिट्स में हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे 1 एटीएम और 1 बार ये नियरली सेम है, ठीक है। नियरली 1.013 बार होता है 1 एटीएम, तो उसको नियरली अगर कैलकुलेशन करना है तो वो नियरली 1 ये लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रेशर के यूनिट्स, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रेशर का कोई भी यूनिट दिया रह सकता है तुमको, ठीक है। तो कैसे एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमको एटीएम को कैसे बार में बदलना है, बार को कैसे पास्कल में बदलना है, वो सब आना चाहिए। तो पहला तो इसमें टर्म हो गया प्रेशर, दूसरा यूनिट है वॉल्यूम, दूसरा टर्म है वॉल्यूम, वी से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम का यूनिट देखे होगे, या तो मीटर क्यूब होता है और सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मिलीलीटर होता है और लीटर होता है। ये सारे वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो एक रिलेशन बस ध्यान रखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अगर मीटर क्यूब में दिया है तो उसको आसानी से हम लोग लीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो यही अगर तुमसे 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पूछा जाए कितना लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाएंगे, बताओ। ये हो जाएगा 10⁻³ लीटर हो जाएगा। और 1 लीटर अगर पूछा गया तुमसे तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, या फिर इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर हो गया। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻³ लीटर को हम लोग 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक दूसरे का इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब ध्यान रखना है। अगर एक ये वाला मेन है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इसके बाद दूसरा अगर कोई भी यूनिट पूछा जाए तुमसे तो वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमसे यहाँ पे पूछ लेगा 1 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, ये होता है ना। सॉरी 10 हो गया, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। और 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, बताओ। नहीं पता सर। तुम लोग को पता ही नहीं है 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना मीटर होता है, क्या 9th-10th में मैथ्स नहीं पढ़े हो क्या। बताओ बताओ जल्दी। अरे बोलोगे कोई हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ। सर 0.1। हाँ 0.1 होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है ना, सर कंफर्म नहीं थे इसलिए नहीं बता रहे थे। तो 0.1 लिख सकते हैं। तो ये 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, तो ये कितना हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया, तो 10⁻³ मीटर क्यूब मतलब ये कितने किसके बराबर हो गया, अगर लीटर में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें
तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब कितना लीटर हो जाएगा? ये 1 लीटर के बराबर हो जाएगा, होगा? यस सर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये सारे कन्वर्जन है, अगर एक ये ध्यान रखोगे तो आसानी से सारे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे वॉल्यूम के यूनिट्स हो गए। तो दूसरा टर्म है इसमें जो आता है एन हो गया, एन तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो मोली यूनिट होता है, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। नेक्स्ट आता है आर, जिसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर सिंपली गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट इसका भी 3 वैल्यूज होते हैं। पहला वैल्यू जो यूज करते हैं 0.0821, ये इस अगर 0.0821 यूज करोगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 0.0821 वाला वैल्यू कब यूज करना है? जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो और टेम्परेचर केल्विन में। आर का दूसरा वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये एनर्जी वाला यूनिट है। ठीक है, जब एनर्जी के फॉर्म में दिया रहेगा आर, तो उस समय हम लोग जूल पर मोल केल्विन ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं। मतलब ये कब यूज करना? जब प्रेशर क्या हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, सारे एसआई यूनिट में हो, और वॉल्यूम किस में हो? मीटर क्यूब में हो। ठीक है, और टेम्परेचर किस में हो? केल्विन में हो। ये वाला वैल्यू तब यूज कर लोगे 8.314 वाला। और इसी का एक और यूनिट होता है जूल का ही, मतलब एनर्जी वाला ही एक यूनिट होता है 2 कैलोरी, कैलोरी में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलोरी में भी। तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो जब कैलोरी में एनर्जीज दिया रहेगा तो उस समय आर का वैल्यू 2 यूज कर लोगे, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। लेकिन जब वॉल्यूम जो है ये लीटर में दिया हो, और प्रेशर एटीएम में दिया हो, और टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, तब फिर ये वाला वैल्यू यूज करना है, पहला वाला। तो ये हो गया गैस कांस्टेंट का वैल्यूज, ध्यान रखना सारा। ये 3 वैल्यूज इसके होते हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं उसको। और इसमें एक और टर्म बच गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। ठीक है, हमेशा हम लोग केल्विन स्केल में पुट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? केल्विन, क्योंकि एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, तो हमेशा केल्विन में यूज करना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। याद है या नहीं? पढ़े हो ना ये यस सारा सर। चीज? यस सर, याद है। तो कैलकुलेशन के लिए 273 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होता है। ठीक है, आ गया समझ में? यस यस सर। सर। तो ये सारे यूनिट्स हो गए, मतलब जो सारे टर्म्स इन्वॉल्व थे उनका क्या क्या यूनिट्स पॉसिबल है, वो सारा चीज हम लोग देख लिए। पीवी, अब देखते हैं हम लोग कि वो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है वो आया कैसे है। ठीक है, कौन कौन से गैस लॉस को कंबाइन करके आया है वो इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमको अलग अलग गैस लॉस पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस लॉस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है इसमें, ये लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसका डेफिनेशन होता है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अमाउंट भी फिक्स रहेगा गैस का, मतलब मोल्स फिक्स्ड है गैस का, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहा है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
ऑफ गैस। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखें हम लोग तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों क्या होंगे, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही है आइडियल गैस, सॉरी ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा k इंटू 1/v, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आ गया p इंटू वी, ये वैल्यू किसी k के इक्वल होगा जो कि हमेशा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर सेम है तब, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट लोगे तो वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसी से आता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, ये सारा वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना। तो ये बॉयल्स लॉ है, आ रहा है समझ में। तो ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। पढ़े थे ये सब पहले? स्कूल में बताया गया था। चलो अब इसके ग्राफ्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या ग्राफ्स हो सकता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्राफ जो है इसमें वाई एक्सिस पे प्रेशर ले रहा है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ देखा गया है कुछ इस टाइप का नेचर आएगा। मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, ये घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये P वर्सेस V का ग्राफ है। यही अगर P वर्सेस 1/V का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा बताओ तो। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे प्रेशर, वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे 1/वॉल्यूम। इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ। सर पहले वाले ग्राफ के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि P इज इक्वल टू K इंटू 1/V है। तो ये जस्ट ग्राफ कैसा आ रहा है, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ आ रहा है ना। तो P वाई एक्सिस पे P ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे V ले रहे हैं, तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, जिसका स्लोप क्या है, k के इक्वल होगा, स्लोप कांस्टेंट किसी k के इक्वल होगा। अब इसको अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन क्या आया है, P इज इक्वल टू k इंटू 1/v आया है, ये है ना इक्वेशन। तो इसको अगर हम लोग दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे, इधर हो गया लॉग p और इस साइड हम लोग लिख सकते हैं लॉग k, क्योंकि a प्लस b के फॉर्म में है तो लॉग a इंटू बी के फॉर्म में है, वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो लॉग a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b। तो उसी तरह हम लोग लॉग k प्लस लॉग 1/v लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग p इक्वल टू लॉग के, और लॉग 1/v को माइनस लॉग v भी लिखा जा सकता है। ये लॉग के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लॉग के फॉर्म में अगर हमको प्लॉट करना है ग्राफ, तो ग्राफ का नेचर बताना तो कैसा आएगा। एक ग्राफ यहाँ वाई एक्सिस पे ले रहे हैं लॉग p और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लॉग v। ठीक है, और दूसरा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है लॉग p और एक्स एक्सिस पे है log 1/v। इन दोनों ग्राफ का नेचर बताओ, सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, ग्राफ कैसा आएगा, दोनों ग्राफ प्लॉट करके बताओ जल्दी। आया कुछ?
जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ इस सब में, सब बेसिक सब चीज है। कैसा है पहले वाले ग्राफ का नेचर? आवाज आ रहा है? यस सर। लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ कैसा आएगा ये देख लो। यहाँ पे इक्वेशन किस टाइप का है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले का ग्राफ है, जहाँ पे स्लोप क्या है, -1 है। तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप होगा। और यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट भी है, यहाँ पे मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा नहीं, है कुछ लॉग के से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये है ग्राफ का नेचर। और ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू -1 हो जाएगा, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये log के इक्वल है, और स्लोप हो गया इसका -1। दूसरा वाला ग्राफ का नेचर बताओ, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा लॉग। यस यहाँ सर, पे अब स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास नहीं होगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट दिया हुआ है log के, मतलब ये वैल्यूज log के। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके ये कुछ इस वैल्यू से स्टार्ट होगा, वो वैल्यू क्या है log के। और यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप +1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप होगा अब। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ है पीवी वर्सेस पी, और दूसरा ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ का नेचर बताओ जल्दी जल्दी। और पीवी वर्सेस वी, ये सारा बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बताया गया है कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब भी उन दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लोगे वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, पी इंटू वी का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखो, वॉल्यूम का कुछ भी वैल्यू हो, पी इंटू वी का जो प्रोडक्ट लेंगे हम लोग वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड, ये बताना। पी वर्सेस वी का ग्राफ है, एक ये है, एक ये है। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, पी वर्स, रुको एक मिनट। ठीक है, ये मान लो कुछ, ये T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया, और ये T2 टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है तुमसे कि कंपेयर T1 एंड T2, कंपेयर T1 एंड T2। चलो बताओ जल्दी से, दोनों को कंपेयर करके। देखो, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आइडियल गैस इक्वेशन में जैसे पीवी इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ पे देखो पी और वी ये वेरिएबल है, प्रेशर और वॉल्यूम ये चेंज हो सकता है, लेकिन बॉयल्स लॉ में क्या बोला गया तुमको, यहाँ पे टर्म क्या क्या आ रहा है, एक प्रेशर है टर्म, दूसरा वॉल्यूम टर्म है, और उधर है एन आर टी। एन तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, और आर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये सारे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन का वैल्यू फिक्स ही रखना।
तो चेंज क्या क्या हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो इस साइड बच गया सर टेम्परेचर बच गया और लेफ्ट हैंड साइड है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे देखो हमको टेम्परेचर को कंपेयर करना है, तो किसी एक चीज को कांस्टेंट मान लो। यहाँ पे आइदर दो का ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, तो इन दोनों में किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं हम प्रेशर की कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब दोनों के लिए प्रेशर क्या हो गया, सेम प्रेशर हो गया दोनों के लिए। बोलो, प्रेशर का वैल्यू मान लेते हैं कुछ P1 हो गया। P1 अगर एज्यूम करोगे, P ही मान लो, ठीक है। तो ये P क्या है, दोनों के लिए P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, होगा ना। यस दोनों सर। टेम्परेचर के लिए P सेम है। तो P अगर कांस्टेंट कर दिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। अगर P कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही आ गया ना यहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब दोनों का हम लोग वॉल्यूम कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये T1 है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है, ये यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ कुछ ये V आ रहा है, ये T1 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको V डैश मान लेते हैं हम लोग। और T2 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, ये V डबल डैश मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो T2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला वॉल्यूम है V डबल डैश वाला, और T1 के करस्पॉन्डिंग V डैश वाला वॉल्यूम है। तो V डैश और V डबल डैश में कौन सा वॉल्यूम ग्रेटर है, बताओ तो। V डैश बड़ा है या V डबल डैश बड़ा है। वी डैश ना। V डैश बड़ा है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि V डैश इज ग्रेटर देन V डबल डैश। तो V डैश अगर बड़ा है तो V डैश किसके करस्पॉन्डिंग है, टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग यस है ना। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। आ गया ये रिलेशन, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर V डैश ग्रेटर देन V डबल डैश है, इसका मतलब V डैश कोरस्पॉन्डिंग था T1 के, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है। यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को। तो ऐसा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को भी कांस्टेंट मान सकते थे, मतलब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाता। तो फिर वॉल्यूम अगर इस केस में कांस्टेंट ले लेते, तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आता। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता तो प्रेशर और टेम्परेचर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, है ना। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरीके से। तो आइदर प्रेशर को कांस्टेंट कर लो या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। चलो, तो ये है पहला बॉयल्स लॉ था, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है। तो बॉयल्स लॉ को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोला जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो लॉ हम लोग देखने जा रहे हैं, सेकंड लॉ, जिसको बोला जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ एक्चुअली क्या है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। तो इसको टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बोला जाता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला ये बोला गया कि इट इज फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एक डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया गया है उसका एक डेफिनेशन, और दूसरा केल्विन में किया गया है। ठीक है, दोनों देखेंगे हम लोग। तो ये बोला गया, इट इज फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, the volume of gas increases by
increases by 1 by 273.15 times of the original volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो बोला गया कि मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इफ एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस वी हम लोग मान लेते हैं वी नॉट है। ठीक है, तो बोला गया कि हर एक डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर 1 डिग्री राइज कर दिया टेम्परेचर एट 1 डिग्री सेल्सियस, अगर तुमसे पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितने से बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट। वी नॉट तो रहेगा ही 0 डिग्री पे, प्लस 1/273.15 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो ये हो जाएगा। यही अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया तुमसे तो 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस ये 1/273.15 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको 2 से यहाँ पे वी नॉट ले लो, वी नॉट बाई 273 है ये, तो वी नॉट बाई 273.15 इंटू 2 कर दोगे। यही अगर 3 डिग्री के लिए पूछा गया तो 3 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273.15 इंटू 3 हो जाएगा। तो यही बोला गया कि हर एक डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम कितना से इंक्रीज होगा, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना था प्लस 1/273.15 टाइम्स ऑफ दैट। समझ में आ रहा है? यस sir. सर। तो यही अगर तुमसे मान लो अगर टी डिग्री के लिए पूछा गया, टी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो टी डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टी डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, दैट इज इक्वल V टू वी naught नॉट प्लस V naught वी by नॉट बाय 273.5 into T. टी। तो यही चीज अगर टेम्परेचर मान लो एट टी इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273.15 और इंटू टी के जगह अब क्या पुट कर दोगे, Minus -2.15। 73.1. तो इस केस में वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट माइनस वी नॉट, ये 0 हो गया। 0। तो ये 273.15 को 0 केल्विन टेम्परेचर भी बोला जाता है, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में देखो ये ध्यान दो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो 0 किया जा सकता है थियोरेटिकली। वो कब 0 होगा, जब -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये कभी उतना लो टेम्परेचर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, -273.15 वो प्रैक्टिकली अभी कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस थियोरेटिकली 0 हम लोग कर सकते हैं उस टेम्परेचर, बस प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने लो टेम्परेचर तक अभी नहीं पहुंचा गया है, पॉसिबल नहीं है उतने लो टेम्परेचर तक जाना। ठीक है, यस सर। तो ये एक डेफिनेशन हो गया बॉयल्स सॉरी चार्ल्स लॉ का, जो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर रहा है। और ये सारा चीज जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है। ये सारा जो भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसके दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए given amount of gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर
इन केल्विन स्केल। अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करोगे तो वही टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन स्केल से ये रिलेशन है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी जो होगा यहाँ पे ये केल्विन में होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केल्विन स्केल हो गया। तो यहाँ से हम लोग V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ गया, मतलब लिख सकते हैं कि V बाई टी इक्वल टू K, मतलब ये कोई कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हम V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई T3, ये सारा सेम होगा। ठीक है, यस सर। ये हो गया चार्ल्स लॉ का दूसरा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर लेना है तुमको केल्विन स्केल में ही पुट करना है हमेशा। अब इसके भी ग्राफ्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे बॉयल्स लॉ में ड्रॉ किए थे उसी तरह। तो जैसे ये पहला ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ में ये डिफरेंस बताना क्या हो। टेम्परेचर पहला में ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में और वर्सेस वॉल्यूम है ये ग्राफ, और दूसरे केस में ले रहे हैं हम लोग टेम्परेचर स्केल और वॉल्यूम ऑफ द गैस V है। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम V ले रहा है। बताओ दोनों ग्राफ का नेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ना सर? हाँ, तो क्या डिफरेंट होगा, ड्रॉ करो ग्राफ दोनों का। सर नहीं आ रहा है समझ। कभी तो खुद से करो कुछ, जब तुम लोग को इक्वेशन सर पता है सब। सर बोलो। टेम्परेचर वाले में ओरिजिन से राइज करेगा और केल्विन वाले में मतलब उसमें 273 प्लस हो जाता है, तो नहीं टेम्परेचर वाले में सर सेल्सियस वाले। अरे कर लो पहले, आराम से कर लो, कंफ्यूज, इतना कंफ्यूजन में क्यों हो? कर लो फिर बताना। सर डिग्री सेल्सियस वाले में ओरिजिन से राइज करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलो यहाँ देखो, स्क्रीन ऑफ हो गया। ठीक है, केल्विन वाले में ये देखो क्या था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही था ना। और यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन लेते थे, तो मतलब या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू KT आया था। तो Y इक्वल टू डायरेक्टली ये mx टाइप का ग्राफ है, तो ये तो सिंपली ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। ठीक है, और इसका स्लोप भी 1 हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सॉरी 1 नहीं होगा, स्लोप K के बराबर हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है ना, तो स्लोप यहाँ पे K के इक्वल हो गया। तो ये केल्विन वाला हो गया, लेकिन सेल्सियस में क्या होगा,
ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, बट जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस होगा तो उस समय वॉल्यूम जीरो नहीं है। वॉल्यूम जीरो कब है? जब टेम्परेचर का वैल्यू वैल्यू कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो -1.25 -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ही वॉल्यूम जीरो है। मतलब ये ग्राफ अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर ये ग्राफ कुछ नीचे से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये कुछ ऐसे जाएगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। समझ में आ रहा है? ये डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ हो गया, ये केल्विन वाला। केल्विन वाला ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 केल्विन पे वॉल्यूम जीरो है। टेम्परेचर जब जीरो होगा तो उस समय वॉल्यूम जीरो है, लेकिन जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जीरो होता है तो उस समय वॉल्यूम जीरो नहीं होता है। वॉल्यूम जीरो कब होता है? जब टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के ग्राफ्स में। ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना, वो ये देख लेना कि वो सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर या केल्विन में, तो उसके हिसाब से ही ग्राफ प्लॉट करना। चलो नेक्स्ट ग्राफ है कि T/V वर्सेस V, और यहाँ पे T/V वर्सेस T। इन दोनों ग्राफ का नेचर बताओ। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट है कंपेयर P1, P2 एंड P3। चलो करो। करो वो दोनों ग्राफ बनाओ पहले, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो करो। हो गया।
हेलो, हुआ यार? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। तो हुआ या नहीं बताओ। वो सर दोनों हो गया? जो क्वेश्चन दिए हैं। सारा करना है। ग्राफ हो गया वो दोनों? नहीं सर, कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। ग्राफ क्या होगा? सिंपली वॉल्यूम का वैल्यू कुछ भी, और टेम्परेचर पे वॉल्यूम का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो हम लोग चार्ल्स लॉ में देखे ही हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू और टी बाई वी का जो वैल्यू लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेशियो। ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करो जल्दी। 3 अलग अलग प्रेशर पे ग्राफ प्लॉट किया गया है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, कौन सा प्रेशर छोटा होगा। क्या बनेगा? हेलो, सर सेम हो सकता है। सेम हो जाएगा। सेम होगा तो एक ही लाइन से तीनों पास करना चाहिए ना, अलग अलग प्रेशर क्यों होता? जैसे इससे प्रीवियस बॉयल्स लॉ में एक क्वेश्चन कराए थे वैसे ही करना है। क्या बोला गया यहाँ पे? पी और वी और ये टी, यही तीनों में से वैरी करेगा ना कुछ भी। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं तीनों में टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो ये मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये हो गया, तीनों के लिए टेम्परेचर ड्रॉ कर दिया। तो टी अगर कांस्टेंट हो गया, ये अगर कांस्टेंट कर दिया हम लोग, तो यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब प्रेशर जिसका ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा, है ना? तो हम लोग देख लेते हैं। तब इन तीनों के वॉल्यूम में देखो, इन तीनों के कोरोस्पॉन्डिंग हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं। तो तीनों के कोरोस्पॉन्डिंग वॉल्यूम किसका ज्यादा है? P1 का वॉल्यूम ज्यादा होगा या P2 का या P3 का? किसका वॉल्यूम ज्यादा है? P1। वन। P1। तो P1 के कोरोस्पॉन्डिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मतलब अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, यस सर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो P1 तो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद क्या होगा? P2। P2। और सबसे बड़ा क्या होगा? जिसका वॉल्यूम सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वॉल्यूम P3 का है। तो मतलब जिसका वॉल्यूम सबसे छोटा, प्रेशर वो सबसे बड़ा। तो ये हो जाएगा P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। बात समझ में आया? यस। यस सर। सब में वैसे ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे बताएं, किसी एक को कांस्टेंट कर लो, उसके बाद कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। तो यहाँ तक रखते हैं आज, ठीक है। चार्ल्स लॉ तक का क्वेश्चन तुम लोग बुकलेट में देखना, अलग अलग करके बॉयल्स लॉ जब सारा बता देंगे तब, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको ऐसे नहीं दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन को चार्ल्स लॉ से बनाना है या फिर इसको बॉयल्स लॉ से बनाना है।
तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद एनालाइज करना होगा इसमें कौन सा लॉ यूज करना है, क्या क्या कांस्टेंट, क्या क्या वैल्यूज दिए गए हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, तो तुमको खुद डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए क्वेश्चंस तुमको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा, तभी उसमें बता सकते हो। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यस तब तक, क्योंकि मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि इसमें ये लॉ लगाओ ये लॉ, वो खुद तुमको विजुअलाइज करके एनालाइज करके लगाना है कि। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से देखना, अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहा है तो करो। नेक्स्ट क्लास में और भी सारे लॉज डिस्कस करेंगे, और ये आइडियल गैस वाला पार्ट, मतलब गैस लॉज वाला पार्ट, वो खत्म हो जाएगा। कैसे आइडियल गैस इक्वेशन आया वहां तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आराम से। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक देखना, अगर कुछ क्वेश्चन है बुकलेट में बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से रिलेटेड तो करो उसको, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, अभी जितना बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। पीडीएफ भेज देंगे, लिख लेना उसको। नहीं वो एक चीज समझ नहीं आया था, वही देखना है। क्या? और ऊपर सर, फर्स्ट वाला जो ग्राफ बनाया था। क्या समझ नहीं है बताओ। सर इसमें जो आप ये लॉग वाला बताए ना, लॉग लेके किए हैं, वो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर मतलब ये क्या किए हैं, लॉग क्यों लिए हैं दोनों साइड पे? लॉग वो क्यों लिए हैं, वो लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चंस पूछा जाता है लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो उससे क्या दिक्कत है? दोनों साइड लॉग ले लिए तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दोनों साइड सेम चीज से अगर हम लोग कर रहे हैं, दोनों साइड सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पे इक्वेशन से कोई फर्क पड़ता है इक्वेशन पे क्या? नहीं। तो बस वही किया, लॉग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, और क्या। ठीक है। उससे इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन चेंज होता है क्या? नो सर। तो वही सेम चीज है वैसे भी। अगर दोनों साइड लॉग ले लिए तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। यस सर। चल, और कोई डाउट किसी को? सर आइडियल गैस और रियल गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है? वो तो शुरुआत में वही बताया ना, आइडियल गैस में क्या एजम्पशंस लिया जाता है, दो एजम्पशंस लेते हैं हम लोग। रियल बाकी गैस में? जब बाकी जब रियल गैस पढ़ेंगे तो रियल गैसेस में वो दो एजम्पशन कंसिडर नहीं होगा। ओके वो बाकी कंडीशंस का भी कुछ कुछ फर्क होता है, वो जब रियल गैसेस पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में करेंगे उसको। ठीक है, ओके सर। और कुछ? बोलो। नो सर। चलो, तो यहाँ तक करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।